हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम करते हैं क्लास 6 के लिए एक्सरसाइज 5.1। ये एक्सरसाइज रेखा गणित से संबंधित है, इसलिए इसमें रेखाओं और रेखाखंडों से संबंधित सारी बातें आपको अच्छी तरीके से समझाएंगे। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ है, देखिए हम क्या कैसे करते हैं। रेखाखंड की तुलना केवल देखकर करने से क्या हानि है। अब रेखाखंड की बात है तो हमें हमें पता है कि रेखाखंड एक निश्चित दूरी जो एक सीधी लाइन में होती है, जिस तरह से ये दो बिंदु मैंने निश्चित कर दिए, इसको हम ए लिख सकते हैं, इसको बी, तो इसको कहेंगे रेखाखंड। और रेखाखंड को लिखने का सही तरीका ये है, ए बी और ऊपर इसके ये डैश लगा दी जाती है, इसको हम रेखाखंड कहते हैं। और कई प्रकार के रेखाखंड, जिस तरह से एक दूसरा रेखाखंड मैंने ये लिया और इसका नाम रख दिया सी और डी। अगर हम इनको देखने से, ये लिखा है ना कि रेखाखंड की तुलना केवल देखकर करने से क्या हानि होती है। जिस तरह से हमने इसको देखा, सीडी को, ए बी को देखा, और इनकी तुलना करने पर हमें पता लगता है कि ए बी रेखाखंड सीडी रेखाखंड से अधिक लंबा है। कई बार ऐसा होता है, केवल देखकर इसकी तुलना करने से हमारी आंख की स्थिति के ऊपर निर्भर करता है। अगर हम इसको तिरछी दृष्टि से देख रहे हैं यहाँ से, तो मैंने इसकी लंबाई कुछ दिखाई देती है, और इसके सामने से अगर मैं इस बिंदु को देखता हूँ, इस रेखाखंड को देखता हूँ, तो इसकी स्थिति कुछ और होती है। तो इसलिए केवल देखकर, आंख से देखकर तुलना करने पर त्रुटियों की संभावना, गलतियों की संभावना ज्यादा होती है। हम ये लिख सकते हैं, केवल देखकर तुलना करने पर तुलना करने से त्रुटियों की संभावना या गलतियों की संभावना, त्रुटियों की संभावना अधिक होती है। तो इस प्रकार से केवल हम देख कर नहीं, बल्कि पैमाइश करके, नाप के उसका अधिक सही मापन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, दूसरा क्वेश्चन है हमारे सामने। एक रेखाखंड की लंबाई मापने के लिए रूलर की अपेक्षा डिवाइडर का प्रयोग करना क्यों अधिक अच्छा है। हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में एक रूलर होता है जिसको फुटा हम कहते हैं, स्केल, और एक हमारा डिवाइडर होता है जिसके दोनों सिरे नुकीले होते हैं और ऊपर एक क्लिप से वो बंधा होता है। तो इसमें रूलर की अपेक्षा डिवाइडर से अधिक अच्छा माप क्यों आता है, ये बताया गया है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, इसमें देखिए, फुटे के ऊपर जो हमारा स्केल है या रूलर है, उसके ऊपर हमारे कुछ माप लिखे हुए थे, और फुटे की कुछ मोटाई भी होती है। तो इसलिए उसकी अपेक्षा अगर हम डिवाइडर से किसी रेखाखंड की लंबाई नापे, वो ज्यादा उचित या सही माप देगी। तो अतः हम इसमें क्या पूछा गया है, एक रेखाखंड की लंबाई मापने के लिए रूलर की अपेक्षा डिवाइडर का प्रयोग करना क्यों अधिक अच्छा है। क्योंकि डिवाइडर से माप सही आता है, सही होता है। चलिए थर्ड क्वेश्चन में लिखा है, कोई रेखाखंड ए बी खींचिए। ये रेखाखंड को लिखने का सही तरीका है, ए बी और ऊपर एक रेखाखंड की निशानी लगा दी या एक डैश लगा दी। ए और बी के बीच स्थित कोई बिंदु सी लीजिए। ए बी, बी सी और सी ए की लंबाई मापिए। क्या ए बी बराबर ए सी जमा सी बी है। अब हम एक, हमारे पास रूलर है,
फुटा है मेरे जो ज्योमेट्री बॉक्स में, उससे हमने एक रेखाखंड नाप के ये खींच दिया और इसका नाम रख दिया ए बी। ये दो इसके एंड पॉइंट है यहाँ, और इसकी लंबाई कितनी भी आप ले सकते हैं। मान लिया हमने इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर ले ली। इसके बीच में कोई पॉइंट आगे लिखा है ना, ए और बी के बीच स्थित कोई बिंदु सी लीजिए। जिस तरह से हमने आईडीए से यहाँ कोई बिंदु सी ले लिया, इसका नाम रख दिया सी। इस रेखाखंड पर कहीं भी ले सकते हैं। ए बी, बी सी और सी ए की लंबाई मापिए। अब जिस तरह से हम ए बी की लंबाई तो मैंने पहले ही 8 सेंटीमीटर लिखी है। ए सी की लंबाई अगर मैं यहाँ लिखूं, ये देखो, तो ए सी की लंबाई अगर आप अपने स्केल से इसको नापेंगे तो ये आ गई 3। और सी बी ये है रेखाखंड, इस सी बी की लंबाई अगर हम नापेंगे तो ये आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। अब आगे पूछा गया है इनकी लंबाई मापिए, क्या ए बी बराबर ए सी जमा सी बी है। अब ए बी तो ये पूरा रेखाखंड है, आगे ए सी इसका एक पार्ट है, और प्लस सी बी भी एक इसका पार्ट है, यानी कि दोनों पार्ट्स को मिला दें तो ये पूछा है क्या इन दोनों पार्ट्स की लंबाई पूरे रेखाखंड की लंबाई के बराबर होगी। तो हम यह लिख सकते हैं, हाँ, ए बी की जो लंबाई होगी वो ए सी प्लस सी बी है। यह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि एक रेखाखंड पर बिंदु ए, बी और सी इस प्रकार स्थित हो कि ए सी जमा सी बी। यहां देखिए, एक बार इसकी स्थिति में बना देता हूं। जैसे ये रेखाखंड है और इस रेखाखंड के दो एंड पॉइंट हैं और इनका नाम है ए बी, और यहां कोई एक बिंदु है सी। अब देखिए स्टेटमेंट को, इस प्रकार स्थित हो कि AC यानी कि ये पार्ट AC प्लस CB प्लस ये इज इक्वल टू AB है। यस है, क्योंकि AC प्लस CB इज इक्वल टू पूरा रेखाखंड AB के इक्वल है। तो निश्चित रूप से बिंदु C बिंदु A और B के बीच स्थित होता है क्या, ये पूछे आपसे। यदि AC प्लस, देखो ये पोर्शन या पार्ट ऑफ द लाइन, ये AC प्लस ये पार्ट CB यदि इक्वल है पूरे होल रेखाखंड के AB के इक्वल है, ये दोनों पार्ट्स ऑफ द लाइन है, या यूं कह सकते हैं हम इस रेखाखंड के दोनों एक भाग है, और इन दोनों को प्लस कर दिया जाए तो ये पूरे रेखाखंड के इक्वल है। तो इसमें पूछा ये गया है, तो क्या इस प्रकार से यदि है आपके पास, तो क्या C इन दोनों A और B के बीच में स्थित होगा। यस, यदि ये है, ये दिया है हो, तो निश्चित रूप से बिंदु जो C है वो A और B के बीच है। बिंदु C बिंदु A तथा B के बीच स्थित होता है। और ये स्थिति हम देख भी रहे हैं हमारे सामने की, दोनों A और B के बीच में स्थित है C। क्वेश्चन नंबर 5 है, जांच कीजिए कि संलग्न आकृति में D रेखाखंड AG का मध्य बिंदु है क्या। अब यहां देखिए, ये आकृति आपके सामने एक लाइन, एक रेखा है, और इसके ऊपर 0 से स्टार्ट किए 0 1 2 3 4 5 6 7 तक ये सब इक्वल डिस्टेंस पे निशान लगाए गए हैं, और ऊपर लिखा है A B C D E F G,
और पूछा क्या गया है कि बिंदु डी जो है, बिंदु डी यहाँ है 4 के ऊपर। क्या ये बिंदु एजी, रेखाखंड एजी का मध्य बिंदु एजी का है, ए यहाँ है और जी यहाँ है, और ये पूछा गया है। अब डी देखो यहां से, ए से कितने डिस्टेंस पर, 1 2 3, और डी से जी कितने डिस्टेंस पर है, 1 2 3, ये भी 3 और ये भी 3। तो हम कह सकते हैं कि ये इसके बिल्कुल ठीक मध्य बिंदु है। हाँ, बिंदु डी यानी कि ये रेखाखंड एजी का मध्य बिंदु है। रेखाखंड एजी का मध्य बिंदु है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेते हैं हम। 6th क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बी रेखाखंड एसी का मध्य बिंदु है और सी रेखाखंड बीडी का मध्य बिंदु है, जहां ए बी सी और डी ए की रेखा पर स्थित है। बताइए कि ए बी बराबर सी डी क्यों है। तो एक रेखाखंड, ये एक रेखा हम खींच ले ये, और इसके ऊपर 4 बिंदु हैं, ए बी सी और डी ए की रेखा पर स्थित है। ये कोई रेखा है और इसके ऊपर यहां बिंदु ए, और यहां लिया मैंने बिंदु बी, इतने डिस्टेंस पे बिंदु सी, और इतने डिस्टेंस पे बिंदु डी, 4 बिंदु। और यहां देखा है कि बी जो है, बी, ये बी रेखाखंड एसी का मध्य बिंदु, एसी ये है, और हमें पता है कि ये बी ठीक इन दोनों के बीच में है, इसलिए मध्य बिंदु। और सी, जो ये सी है, ये रेखाखंड बी डी का मध्य बिंदु, यानी कि सी जो है बी और डी जो रेखाखंड है इसका मध्य बिंदु है, जहां ए बी सी डी चारों एक रेखा पर स्थित है। बताइए कि ए बी बराबर सी डी क्यों। ए बी और सी डी क्या ये दोनों इक्वल है, ये दोनों रेखाखंड बराबर लंबाई के हैं, अगर है तो क्यों। अब देखिए, ए बी की लंबाई किसके बराबर है, बी सी के बराबर है। ठीक है, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस पे लगाए हमने, तो जितनी लंबाई इसकी है उतनी लंबाई बीसी के, दोनों इक्वल है। और बीसी की जो लंबाई वो सीडी के बराबर है, बीसी की जो लंबाई है वो सीडी के बराबर है। अब यहाँ ये इसका मतलब ये तीनों ही रेखाखंड इक्वल डिस्टेंस पे है, बराबर लंबाई के। ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी, इसलिए हम कह सकते हैं कि ए बी बराबर सी डी, यानी कि ए बी ये इसके इक्वल है। अतः ए बी बराबर, ये लिख देंगे हम, सी डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में लिखा है कि 5 त्रिभुज खींचिए और उनकी भुजाओं को मापिए। प्रत्येक स्थिति में जांच कीजिए कि किन्हीं दो भुजाओं की लंबाइयों का योग तीसरी भुजा की लंबाई से सदैव बड़ा होता है। अब हमने कोई 5 त्रिभुज खींचनी है, जिस तरह से एक त्रिभुज ये हमने खींची, और इसका नामकरण भी हम लिख सकते हैं ए बी और सी। ए बी की भुजा अगर हम स्केल से नापें तो ये हमें 4 सेंटीमीटर, ये है 5 सेंटीमीटर और ये है 6 सेंटीमीटर। दूसरी भुजा हम खींच लेंगे, दूसरी त्रिभुज हम इस तरह से खींचें, ये अगर ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, और इसका नाम रख दिया पी क्यू आर। तीसरी हम खींच लें इस प्रकार से, एल एम
एन, और ये दोनों भुजाएं इक्वल है, 6 सेंटीमीटर है, और ये भुजा छोटी है इनसे 4 सेंटीमीटर, और एक ये हमने खींची इस प्रकार से, और इसका नाम रखिए हमने एक्स वाई जेड। ये भुजा, इसकी लंबाई हमने नापी, ये है 8 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई मापी ये है 12 सेंटीमीटर, और ये है 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 3 नहीं 5 है। और एक त्रिभुज और हम बना लें, और इस त्रिभुज का नाम रख दें जे के एल। ये अगर आप नाप के लिखोगे तो ये 6 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर है, ये भी 7 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ 5 त्रिभुज अलग अलग हमने बनाई, और इनकी 2 भुजाएं, यहाँ क्या है कि नहीं, 2 भुजाओं की लंबाइयों का योग करेंगे। जैसे ये है, इसकी 2 भुजाओं का योग करेंगे, 4 और 5 9। तीसरी भुजा की लंबाई से सदैव बड़ा होगा, इन दोनों का योग 6 से बड़ा है। या हम ये लिख सकते हैं, इन दोनों की लंबाइयों का योग करें, 5 और 6 11, 11 4 से बड़ा है। इसी प्रकार इसमें है, 3 और 4 का जोड़ करें, छोटी भुजाओं का जोड़ करके देख ले, वो बड़ी भुजा से बड़ा होना चाहिए। 3 और 4 7, 7 हमेशा 5 से बड़ा ही है। 6 और 4 का जोड़, ये तीसरी भुजा 6 से बड़ा है, यानी कि 6 और 4 10, 10 6 से बड़ा है। इसी प्रकार 8 और 5 13, 13 इस भुजा से बड़ा है, 12 से बड़ा है। इसमें 8 और 7 15, ये 15 इस तीसरी भुजा 7 से बड़ा है। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि ये जो ऊपर लिखी हुई स्टेटमेंट है ये बिल्कुल ट्रू, सच है, क्योंकि इसमें ये लिखा है कि प्रत्येक स्थिति में किन्हीं 2 भुजाओं की लंबाइयों का योग तीसरी भुजा की लंबाई से सदैव बड़ा होता है। इसका उत्तर है हाँ, ये बिल्कुल फैक्ट है ऊपर वाली स्टेटमेंट। और इस एक्सरसाइज में क्योंकि इतने क्वेश्चन है, तो आप इनकी प्रैक्टिस जरूर करें। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें, ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियो और नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। ओके, थैंक यू।